आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंतर्गत सिंहल द्वीप वर्णन खंड के भाग 2 में पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सिंहल द्वीप वर्णन खंड पद्मावत के खंडों में से एक अद्भुत एवं विलक्षण खंड है। सिंहल द्वीप के अभूतपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सिंहल द्वीप को सभी द्वीपों में श्रेष्ठ बताया गया है और सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन को सभी राजाओं में श्रेष्ठ बताया गया है और सिंहल द्वीप की अद्भुत अमराइयों का बहुत विचित्र और अद्भुत चित्रण किया गया है। सिंहल द्वीप में जो बाग बगीचे और घने वृक्ष हैं, मानो वो आसमान को छू रहे हैं, इतने ऊंचे हैं और हरितिमा से युक्त हैं। उन बागों के वृक्ष मलयगिरी से लाकर लगाए गए हों, उनकी छाया इतनी घनी है कि मानो जैसे रात हो जाती है। अमराइयां इतनी घनी, इतनी सुखद, इतनी शीतलता प्रदान करने वाली बताया गया है। उसमें छहों ऋतुओं में बसंत की सी शोभा दिखाई देती रहती है। बागों में कटहर, खजूर, लौंग, खिरनी, सुपारी, जामुन आदि कितने ही फलों के वृक्ष वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। जो भी फलों को चख लेता है, उसे फिर से उन्हीं फलों को प्राप्त करने का लोभ या लालच आ जाता है। इतना ही नहीं, बागों में कोयल, पपीहा, हारिल, मोर आदि बहुत से प्रकार के पक्षियों के वहाँ पर कोलाहल, क्रीड़ा करते हुए बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया गया है और वे सब अपनी अपनी भाषा में ईश्वर का नाम लेते हुए से दिखाई देते हैं। इस प्रकार सिंहल द्वीप वर्णन खंड में अनेक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। कवि ने वस्तु परिगणनात्मक शैली अपनाई है। सारा वर्णन अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद में प्रस्तुत किया गया है। वर्णन में प्रतीकों, अति प्राकृत तत्वों, यौगिक क्रियाओं, कथानक रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत खंड का वर्णन पद्मावत की कथा का अंग बनकर उसे सुशोभित और सुगठित बनाता है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे, उनमें सिंहल द्वीप के फलों की और वहाँ के बागों में बैठे हुए पक्षियों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पहला पद है, फरे आम अति सघन सोहाए, औ जस फरे अधिक सिर नाए, कटहर डार पिंड सन पाके, बडहर सो अनूप अति ताके, खिरनी पाकी खांड अस मीठी, जामुन पाकी भंवर अति डीठी, नरियर फरे फरी फर हरी, फूरे जानु इंद्रासन पूरी, पुनी महुआ चूर अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पुहुप जस बासु, और खज हजा अन बन नाउ, देखा सब राउन अमराउ, लाग सबे जस अमृत साखा, रहे लुभाई सोई जो चाखा, लवंग सुपारी जायफल, सब फर फरे अपूर, आस पास घन इमलियो, घन तार खजूर। यह पद पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है और इसमें कवि ने सिंहल द्वीप में स्थित अमराइयों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और वहाँ के जितने भी फलों के वृक्ष आदि लगे हुए हैं, उनकी सुषमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फरे आम अति सघन सोहाय, अर्थात कि सिंहल द्वीप में अति सघन रूप से फले हुए आम के वृक्ष बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सोहाय अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। ओजस फरे अधिक सिरनाए, कि वह जैसे ही फलते फूलते जाते हैं, वैसे ही मानो वे नत हो गए था, जो झुक गए हैं, अर्थात कि वह फलों से इतने लद जाते हैं और वे झुके हुए से दिखाई देते हैं। कटहर डार पींड सन पाके, बढ़हर सो अनूप अति ताके। बढ़हर एक विशेष प्रकार का फल होता है और कटहर अर्थात कटहल की डालें और तना भी फलों से लदे हुए हैं। बढ़हर के फल देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे हैं, अनुपम लग रहे हैं। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, कि जो खिरनी फल लगा हुआ है कि वह इतना मीठा है कि मानो खांड या शक्कर के समान मीठा लग रहा है। जामुन पाकी भंवर अति डीठी, और कि वहाँ पर लगे हुए वृक्षों पे जामुन ऐसे लग रहे हैं जैसे जामुन काले भंवरों की तरह सुशोभित हो रहे हैं। नरियर फरे फरी फर हरी, कि वहाँ पे नरियर अर्थात नारियल, कि वहाँ पर नारियल के फल हैं, वो बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे वहाँ पर नारियल फल लगे हुए हैं। पूरे जानु इंद्रासन पूरी,
की और वहाँ पर फरहरी अर्थात की रस भरी भी खूब सारी लगी हुई है। फुरे जानो इंद्रासन पूरी कि वहाँ पर उस बगीचे की सुंदरता इतनी अधिक है कि ऐसे लग रहा है कि वह इंद्रपुरी का बगीचा जैसा दिखाई दे रहा है। उन्हीं महुआ चू अधिक मिठासु मधु जस मीठ पुहुप जस बासु कि वहाँ पर मीठा महुआ लगातार चू रहा है अर्थात उसका जो मधुर रस है वह बह रहा है और वह इतना मीठा है और उस मीठे महुए के पुष्पों की सुगंध चारों ओर सुवासित हो रही है। इसी प्रकार और खजहजा अनबन नाम कि इसी प्रकार वहाँ पर खजहजा नामक मधुर फल है, मीठे फल भी वहाँ पर लगे हुए हैं। देखा सब राउन अमराऊ, राउन अर्थात कि अनेक प्रकार के ऐसे फल वहाँ फल फूल रहे हैं कि जिनका नाम मुझे सबका तो पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि मैंने सभी राजाओं के बाग बगीचों को देखा है, लेकिन इतना सुंदर इतने सारे फलों का एक साथ समूह मैंने किसी भी बगीचे में नहीं देखा है। और उस बगीचे में शाखाओं पर ऐसे फल लगे हुए हैं कि लाग सबे जस अमृत शाखा रहे लुभाई सोई जू चाखा की शाखाओं पर ऐसे फल लगे हुए हैं अमृत के समान मीठे और फलदायी हैं। उन फलों को जो चखता है वह और भी उन फलों को खाने के लिए लालायित हो जाता है अर्थात चखने वाला और भी मोहित हो जाता है, उसे लालच आ जाता है और खाने का। लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, लवंग अर्थात लौंग, सुपारी, जायफल सब, फर अर्थात फल, फरे अर्थात कि वहाँ पे फले हुए हैं, अपूर अर्थात कि प्रचुर मात्रा में वहाँ पर लौंग, सुपारी, जायफल आदि इसी प्रकार के फल लगे हुए हैं। आसपास घनी मिली ओ घनतार खजूर और के आसपास वहाँ पर घनी सारी अर्थात बहुत सारी इमलियां लगी हुई हैं और ताड़ के वृक्ष और खजूर के वृक्ष भी वहाँ पे विद्यमान है, सुशोभित हो रहे हैं उस बगीचे में। इस प्रकार इस पद में कवि ने सिंघल द्वीप के बाग बगीचों के सौंदर्य का वर्णन किया है और वहाँ पर लगे हुए अद्भुत वृक्षों पर अद्भुत फलों का वर्णन किया गया है और यह वस्तु परिगणनात्मक शैली में किया गया है और इसमें कई फलों और फलदार वृक्षों का एक साथ वर्णन कर उस बगीचे की संपन्नता को प्रदर्शित किया गया है। इस पद में रूपक, अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। यह चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा अवधी है। अगला पद है बसही पंखी बोलहि बहु भाखा करहूं हुलास देखी के साखा भोर होत बोलहि चूह चूही बोलहि पांडुक एके तूही सारो सुआ जो रह चह करही परेवा ओ कर बरही पीव पीव कर लाग पपीहा तुही कर गडुरी जीहा कुहू कुहू करी कोइल राखा औ भिंगराज बोले बहु बाखा दही दही करी महरी पुकारा हारिल बिनवे आपन हारा कुहू कहीं मोर सुहावन लागा होई कुराहर बोलहि कागा जावत पंखी जगत के भरी बैठे यमराव आपन आपनी भाषा लेहि दही कर नाम। इस पद में कवि ने सिंघल द्वीप की अमराइयों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के अद्भुत सुंदर पक्षियों का वर्णन किया गया है। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि बसही पंखी बोलहि बहु भाखा, बसही पंखी अर्थात पंखधारी जीव अर्थात पक्षी, करही हुलास अर्थात की प्रसन्नता के साथ। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि उस सिंघल द्वीप के बाग में बगीचे में अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं और वे अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं। बहुभाखा अर्थात अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। करही हुलास देखी के शाखा कि वे पक्षी वृक्षों की सुंदर शाखाओं को सुशोभित करते हुए बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। भोर होत बोलहि चूह चूही, भोर अर्थात प्रातः काल अर्थात सवेरा, कि सवेरा या प्रातः काल होते ही चूह चूही नामक अर्थात जिसको गुंजन पक्षी भी कहा जाता है कि सवेरा होते ही चूह चूही या गुंजन नामक पक्षी है वह बोलने लग जाता है और पांडु की एक ही तू ही बोली बोलती रहती है। सारो का अर्थ होता है सारिका और सुआ का अर्थ होता है तोता, कि तोता और सारिका अर्थात मैना भी प्रसन्न होकर चहकने लग जाते हैं। करही परेवा ओ कर बरही, कबूतर और कुरही पक्षी भी ऊपर से
उड़ उड़ कर के नीचे आते हुए प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा, कि पपीहा वह भी पीहू पीहू की वाणी बोल करके मधुर स्वर में बोलता हुआ सा सुनाई देता है, बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। और तू ही कर गडुरी जीहा, कि वहाँ पे गडुरी नामक पक्षी भी तू ही वाणी में बोलता हुआ बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कुहू कुहू करी कोयल राखा, कि कोयल है वह भी अपनी मीठी कुहू कुहू की रट लगा रही है। और भृंगराज बोले बहुभागा, कि भृंगराज नामक पक्षी है कि वह दूसरों की, कहा जाता है कि वह दूसरे पक्षियों की नकल करता रहता है, बोलता रहता है। तो वहाँ पर भृंगराज नामक पक्षी भी दूसरों की नकल पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोलता रहता है। दही दही करी महरी पुकारा, दही दही अर्थात एक ग्वालिन नाम की चिड़िया होती है जो दही दही शब्द पुकारती रहती है। और हारिल बिनवे आपन हारा, कि हारिल पक्षी भी मधुर बोली से अपना हाल सुना रहा है। कुहू कही मोर सुहावन लागा, अर्थात कि केकी और मोर ये बहुत ही सुहावने लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। होई कुराहर बोल ही कागा, कि किंतु जब कौवे काव काव करने लगते हैं तो अमराइयों में बहुत ही कोलाहल सुनाई देने लग जाता है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, कवि कहता है कि संसार में जितने भी प्रकार के पक्षी हैं कि वे सारे के सारे मानो सिंघल द्वीप की अमराई में आकर के बैठे हुए हैं। अपनी अपनी भाषा ले ही दई करी नाऊ, कि वो विविध प्रकार के जो पक्षी हैं उस बगीचे में बैठे हुए हैं और वे सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ईश्वर का मानो नाम स्मरण कर रहे हूँ। तो इस प्रकार कवि ने विविध पक्षियों की बोलियों का और पक्षियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और इस वर्णन से कवि का पक्षी शास्त्र के ज्ञान का सुंदर परिचय मिलता है। इस पद में अनुप्रास, यमक और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है और यह चौपाई और दोहा छंद है।